क्यों भारत जैसे देश में जहां डेयरी का सेवन इतना ज़्यादा है, दूध हर कोई पीता है, वहां ऑस्टियोपोरोसिस एक साइलेंट एपिडेमिक यानी मौन महामारी बन चुकी है। डॉक्टर, मैं तो सालों से दूध पी रही हूं, फिर मेरी हड्डियां अंदर से खोखली कैसे हो गई? हड्डियों पर जब तक मैकेनिकल स्ट्रेस यानी कोई वजन उठाने जैसा दबाव नहीं पड़ता है, तब तक वे पोषक तत्वों को, न्यूट्रिएंट्स को सोखने के लिए प्रेरित नहीं हो पाती। हमारी हड्डियों के लिए विटामिन D3 और विटामिन K2 का तालमेल भी बेहद जरूरी होता है। भारत में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की रिपोर्ट्स भी संकेत देती हैं कि केवल कैल्शियम सप्लीमेंटेशन से ऑस्टियोपोरोसिस का समाधान संभव नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस, दूध के मिथक से परे आज हमारी चर्चा होगी। आज हम बोन पैराडॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजीव रंजन। क्या आप भी उन करोड़ों भारतीयों में से एक हैं जो यह मानते हैं कि रोजाना 2 गिलास दूध पीना आपकी हड्डियों को फौलाद बनाने के लिए काफी है? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपकी इस धारणा को वैज्ञानिक रूप से चुनौती देने वाला है। आज हम चर्चा करेंगे कैल्शियम पैराडॉक्स की। यह जानेंगे कि क्यों भारत जैसे देश में जहां डेयरी का सेवन इतना ज्यादा है, दूध हर कोई पीता है, वहां ऑस्टियोपोरोसिस एक साइलेंट एपिडेमिक यानी मौन महामारी बन चुकी है। हम इसे समझेंगे एम्स और भारत में ICMR जैसे जो हायर इंस्टीट्यूट्स हैं उनके मेडिकल रिसर्च और दुनिया भर के एविडेंसेस के जरिए। तो बात की शुरुआत हम करेंगे अपनी एक पेशेंट मिसेज अनीता से, जो 48 ईयर ओल्ड एक कारपोरेट प्रोफेशनल हैं। हर रोज स्वास्थ्य के लिए वह सचेत रहती हैं, इसलिए रोजाना नाश्ते में वह 1 गिलास दूध और डिनर के बाद 1 गिलास दूध पीती हैं। एक्टिव भी रहती हैं, लेकिन हाल ही में मामूली फिसलने से उन्हें कोलीज फ्रैक्चर हो गया। जब हमने उनका डेक्सा स्कैन करवाया तो उनका T स्कोर -2.8 आया, जो एक गंभीर ऑस्टियोपोरोसिस का संकेत था। अनीता जी का सवाल बहुत जायज था। डॉक्टर, मैं तो सालों से दूध पी रही हूँ, फिर मेरी हड्डियां अंदर से खोखली कैसे हो गईं? अनीता की यह कहानी लाखों भारतीयों की है जो सिर्फ कैल्शियम के जाल में फंसे हुए हैं। कोर कंटेंट तो हड्डियों का जटिल तालमेल है, जिसको मॉलिक्यूलर लेवल पर सिनर्जिस्टिक अप्रोच के साथ ही समझा जा सकता है। याद रहे, हड्डी कोई मृत ढांचा नहीं है, यह जीवंत ऊतक यानी लिविंग टिश्यू है, जिसमें निरंतर बोन रीमॉडलिंग की प्रोसेस चलती रहती है। बोन की संरचना सिर्फ कैल्शियम से ही नहीं बनती है, इसके लिए कई और दूसरे कंपोनेंट्स भी चाहिए। यहाँ हड्डियों के लिए कैल्शियम सिर्फ एक ईंट की तरीके से है। कल्पना करिए, इस कैल्शियम जैसे ईंट को लगाने के लिए हमारे शरीर में सीमेंट और आर्किटेक्ट की भी जरूरत होगी। तो वो कौन से लोग होंगे? चलिए इन्हें बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। मैग्नीशियम, द मास्टर रेगुलेटर। यह वह मास्टर की है, एक खास मिनरल जिसको हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। रिसर्च पेपर्स द जर्नल ऑफ बोन एंड मिनरल रिसर्च बताते हैं कि मैग्नीशियम विटामिन D को सक्रिय बनाने के लिए एक आवश्यक को फैक्टर है। बिना मैग्नीशियम के आपका विटामिन D लीवर और किडनी में अपनी एक्टिव फॉर्म यानी सक्रिय अवस्था में नहीं बदल सकता है। जिस विटामिन D की सिंथेसिस को आप बहुत जल्दबाजी में भूल जाते हैं, उसको ध्यान से समझें तो उसमें 3 बड़े स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप आपके स्किन पर UV रेडिएशन का गिरना, उससे पहला विटामिन D के बनने का स्टेप पूरा होता है। उसके बाद लीवर और उसके बाद किडनी का इसमें रोल होता है। बहुत साधारण भाषा में इसको समझें तो विटामिन D के एक्टिवेशन में लीवर और किडनी का बड़ा रोल होता है, और उस रोल में बिना मैग्नीशियम के विटामिन D अपनी सक्रिय अवस्था में नहीं बदल सकता है।
अक्सर आप सुन रहे होंगे विटामिन D3। तो ये विटामिन D3 इसका फाइनल फॉर्म होता है। इससे पहले विटामिन D2 और उसके पहले कुछ और भी फॉर्म्स हमारे शरीर में बनते हैं। तो वो किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं, उनको एक्टिवेट करने के लिए मैग्नीशियम आयंस की जरूरत पड़ती है। बाकी आप जानते ही हैं विटामिन डी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए क्योंकि यह हमारे फूड के सोर्सेस से पहुंचे हुए कैल्शियम आयन को एब्जॉर्ब करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। विटामिन डी की मदद से ही हमारे शरीर में कैल्शियम आयन का एब्जॉर्प्शन हो पाता है और उस विटामिन डी को एक्टिव बनाने के लिए मैग्नीशियम आयन का रोल होता है। मैग्नीशियम आयन एल्कलाइन फास्फेटेज जैसे कुछ खास एंजाइम की गतिविधि को भी नियंत्रित करता है, जो नई हड्डियों के निर्माण यानी बोन के मिनरलाइजेशन के लिए बेहद जरूरी होते हैं। दूसरा मिनरल जिंक आयन, द बायोलॉजिकल आर्किटेक्ट के रूप में इसे जाना जाता है। यह कोलेजन के सिंथेसिस में अपना रोल निभाता है। इसको बहुत सारी जगहों पर द कोलेजन आर्किटेक्ट के रूप में जिंक आयन को महत्व दिया जाता है। जिंक ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटीज को उत्तेजित करता है, यानी जो बोन को बनाने वाली सेल्स होती हैं उनको एक्टिवेट करता है कि ज्यादा से ज्यादा बोन्स का निर्माण हो। और जिंक आयन हड्डियों को गलाने वाली प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स को रोकता है। भारत में हुए कई रिसर्च बताते हैं कि हमारे वहां की मिट्टी में जिंक आयन की कमी होती है, इसलिए फसलों में जिंक कम पहुंच पाता है। और अल्टीमेटली हमारे फूड में जिंक अगर कम है तो हमारे हड्डियों का कोलेजन मैट्रिक्स, जो बेसिक रॉ मटेरियल होता है जिसके आधार पर हमारी हड्डियां बनती हैं, वो अच्छे से नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हमारे खान पान में जिंक कम है, जिससे हमारी हड्डियों का कोलेजन मैट्रिक्स कमजोर हो रहा है। और अगर मैट्रिक्स कमजोर है तो वहां कैल्शियम टिक ही नहीं पाएगा। उस मैट्रिक्स पर जाकर के कैल्शियम आयन फिट होते हैं, जिससे बोन की प्रॉपर संरचना बनती है। इसके अलावा हमारी हड्डियों के लिए विटामिन D3 और विटामिन K2 का तालमेल भी बेहद जरूरी होता है। अभी मैंने आपको बताया कि विटामिन D3 यानी जो एक्टिव फॉर्म विटामिन डी का है, वो कैल्शियम आयन को हमारे आंतों से सोखता है और एक बार हमारे आंतों से एब्जॉर्ब होकर के जब कैल्शियम आयन ब्लड में पहुंच जाते हैं तो वो प्रॉपर कैल्शियम आयन ब्लड से आगे हड्डियों को बनाने में इस्तेमाल हो, इसको तय करता है विटामिन K2। तो विटामिन डी कैल्शियम को हमारे गट से यानी हमारे आंतों से सोखता तो है, लेकिन विटामिन K2 यह सुनिश्चित करता है कि वह कैल्शियम आयन धमनियों यानी आर्टरीज में जमा होने की जगह पर हड्डियों में जहां उन्हें पहुंचना चाहिए वहां जाकर के पहुंचे। इस पर हमने आपको एक चर्चा विटामिन K2 पर विशेष रूप से दूसरे वीडियो में किया है, उसको जा करके जरूर देखिएगा। अगर हम रिसर्च का हवाला दें, द BMJ ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक बड़े अध्ययन स्वीडिश मैमोग्राफी कोहार्ट ने यह चौंकाने वाला तथ्य सामने रखा कि अत्यधिक दूध का सेवन करने वाले लोगों में फ्रैक्चर की दर कम नहीं हुई थी। इसका कारण यह है कि हड्डी का घनत्व यानी डेंसिटी सिर्फ कैल्शियम से नहीं बल्कि उसके सूक्ष्म संरचना यानी माइक्रो आर्किटेक्चर से तय होता है। भारत में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की रिपोर्ट्स भी संकेत देती हैं कि केवल कैल्शियम सप्लीमेंटेशन से ऑस्टियोपोरोसिस का समाधान संभव नहीं है, जब तक कि हम दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी को दूर न करें। और वो कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं? मैग्नीशियम आयन, जिंक आयन, विटामिन D3, विटामिन K2, इन सभी का कॉम्बिनेशन जब सही रहता है तभी हमारा हड्डियों के बनने की प्रक्रिया पूरा हो पाता है। हम जानते हैं कि आप लोग बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के इंटेलेक्चुअल्स हैं, तो आप सभी को मेरी सलाह है कि आप अपने हड्डियों के स्वास्थ्य को केवल एक गिलास दूध तक ही सीमित न रखें। डेक्सा स्कैन और बायोकेमिकल मार्कर्स के लेवल पर भी ध्यान दें, क्योंकि कैल्शियम ही नहीं, आपका सीरम मैग्नीशियम और विटामिन D3 का लेवल भी बेहद जरूरी है। आगे के डिस्कशन में हम डेक्सा स्कैन के महत्व और बायोकेमिकल मार्कर्स पर विशेष रूप से बात करेंगे।
अब डाइट से कैसे हम अपने हड्डियों को मजबूत करने के लिए जुगाड़ बना सकते हैं? तो डाइट यानी आपका जो भोजन है उसका विविधीकरण करिए, उसमें डाइवर्सिफिकेशन लाइए। मैग्नीशियम के लिए कद्दू के बीज, पंपकिन सीड्स। जिंक के लिए नट्स और दालों का प्रयोग करिए। विटामिन K2 के लिए फर्मेंटेड फूड्स, दही, ढोकला और दूसरी जो फर्मेंटेड हमारे वहाँ की खान पान की पद्धति रही है उसको प्राथमिकता देना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा हड्डियों की मजबूती के लिए हमें अपने हड्डियों को नए तरीके से रेसिस्टेंस ट्रेनिंग की भी आदत डालनी होगी। हड्डियों पर जब तक मैकेनिकल स्ट्रेस यानी कोई वजन उठाने जैसा दबाव नहीं पड़ता है तब तक वे पोषक तत्वों को, न्यूट्रिएंट्स को सोखने के लिए प्रेरित नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज भी करने हैं, भार भी उठाना, ताकि आपके हड्डियों पर जब दबाव पड़ता है तो वो नए न्यूट्रिएंट्स को और ज्यादा मजबूत होने के लिए, नए नए पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने के लिए प्रेरित होने लगती हैं। हड्डियों का स्वास्थ्य कोई साधारण गणित नहीं है, यह एक जटिल जीव विज्ञान है, कॉम्प्लेक्स बायोलॉजी है। अगली बार जब आप दूध पिएंगे तो यह सोचेंगे क्या आप अपनी हड्डियों को वह सब कुछ दे रहे हैं जिसकी उन्हें जरूरत है। तो समझदार बनिए, जागरूक बनिए और जिन जिन पोषक तत्वों की कमी है उनको पूरा करके अपने हड्डियों को मजबूत करिए। मैं हूं डॉक्टर राजीव रंजन। नमस्कार।